हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। हम लोगों के एक लर्नर ने एक टॉपिक बोला है फिजिक्स को पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक अच्छा है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? जी तथा जी में संबंध। यानी एक जी कैपिटल है, एक जी स्मॉल, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है? तो रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। देखिए जो कैपिटल जी है, पहले में ये जानना है कि वो है क्या। तो उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो इनके बीच में संबंध को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कैपिटल जी है क्या और स्मॉल जी है क्या आखिर। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी सर्वप्रथम न्यूटन ने कब 1686 या कहीं कहीं 1687 में मिल जाता है, तो 86 और 87 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। यानी प्राचीन भारत में भी गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। और न्यूटन ने भी बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर हम कहें कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, तो जो ये बल लग रहा है, इस ही बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको हम लोग समझेंगे अभी। देखिए जैसे ये अर्थ है और इस पे न्यूटन साहब बैठे हुए हैं और प्लांट लगा हुआ है, एक ट्री लगा हुआ है। प्लांट तो छोटा हो गया, ट्री लगा है किसका? एप्पल का। तो एक एप्पल वहां से गिरता है, तो इनके मन में विचार आता है, ख्याल आता है कि ये सेब नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इस बात को इन्होंने सोचा, गहन चिंतन किया, तब इनको समझ में आया कि कोई एक बल कार्य कर रहा होता है जो हर चीज को पृथ्वी को, यानी हर चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है जिस बल से। ऐसे ही मून भी है, चंद्रमा भी है, अर्थ भी है, ये इनमें भी क्या होता है? एक बल कार्य कर रहा होता है जिस वजह से ये आकाश में, ब्रह्मांड में एक दूसरे की ऑर्बिट में रुके हुए हैं, यानी अपने अपने ऑर्बिट में है, कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। तो एक बल होता है, इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे देखिए ये, अगर हम देखें इस डायग्राम में, इस इमेज में क्या है कि सन है। सन इन 8 प्लेनेट को, 4 ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और 4 इधर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको क्या है? अपने अपने ऑर्बिट में रोके हुए। क्या? सन इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा अपनी तरफ खींच रहा है, इनकी अपनी भी ग्रेविटी है, उसको भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो पर्टिकुलर बीच में डिस्टेंस होने की वजह से क्या, ये ना तो सन की तरफ जा रहा है ना इससे दूर हट रहे हैं, यानी एक अपने ऑर्बिट में है। और जितना वो सन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इनसे खींच रहा है, वो इनको उसके चारों तरफ घूमने में मदद कर रहा है। तो इस वजह से हमारा पूरे ब्रह्मांड में ये सब कुछ अपनी जगह पे होते हुए घूम रहा है भाई। इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इतनी बढ़िया चीज है ये। तो देखते हैं न्यूटन ने क्या बताया, इसको हम समझते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी हम लोग समझें कि कोई दो पिंड है, उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषा छोड़ो, यहां समझो। क्या देखना, एक हमने पिंड लिया ए, दूसरा पिंड है बी, ठीक है। पिंड ए का द्रव्यमान है m1 माना हमने, और पिंड बी है उसका द्रव्यमान है m2। तो m1 m2 द्रव्यमान के हमने दो पिंड लिए जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे हमने रखे हैं। अब कुछ तो लिखेंगे नहीं, तो हमने लिख दिया r दूरी पे है एक दूसरे से। तो दो पिंड a और b m1 m2 द्रव्यमान के एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अब देखना न्यूटन के अनुसार क्या है कि जो F है, बल लग रहा है उनके बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पिंडों के वजन के, द्रव्यमान के, m1 और m2 के। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये हमारा बन गया समीकरण 1। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बल कम होता चला जाएगा। किस हिसाब से कम होगा? तो जो बल है वो दूरी बढ़ने के साथ में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम कहें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो दूरी के, यानी जो उनके बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम इन दोनों समीकरण को देखें तो जो F है यही
द्रव्यमानों के समानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्यों ना हम दोनों बात को एक में कहते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ नियतांक लाना पड़ेगा कि किसके बराबर है आखिर। तो वो हम नियतांक लेके आते हैं कैपिटल G। अब यहाँ हमारा आता है जो हमने स्टार्ट में लिखा था कैपिटल G, क्या होता है, आनुपातिक स्थिरांक होता है या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं इसको, कैपिटल G। तो यहाँ हम G लेके आए तो बन गया F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो इतना बल लगेगा कि नहीं दो पिंडों के बीच में, यानी जो आकाश में ब्रह्मांड में पिंड है उनके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो ये लगता है। अगर हमें द्रव्यमान पता है m1 और m2 के, उनके बीच की दूरी पता है, तो क्या हम बल निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन हमें उसके लिए G जानना पड़ेगा कि G कितना है। तो वही देखते हैं कि G क्या है। तो देखिए हमें ये समीकरण दिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज टू F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2। बात सही है। m1 m2 क्या करते हैं, इधर लेके जाते हैं और G को यहीं रहने देते हैं। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहां से हम G की वैल्यू निकालते हैं। तो G क्या बन गया हमारा, F आर स्क्वायर m1 अपॉन F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और उससे हम देखें तो G की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ऐसा यूनिट ऑफ G क्या बनती है, देखो बल है F की क्या हो गई न्यूटन, तो न्यूटन हो गया। दूरी है, दूरी हमने जो पिंडों के बीच में ली थी वो मीटर में, तो उसका वर्ग, तो मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। और अपॉन में क्या है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो हो गया किलोग्राम स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज समझना, 1 अपॉन kg का स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले गए तो kg किलोग्राम -2 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम बात कहें कि अगर हमने दो पिंड लिए हैं m1 और m2 जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, क्या किया हमने, दो पिंड लिए हैं जिनका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है, और वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो जो G होगा वो F के बराबर हो जाएगा। यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का संख्यात्मक मान होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल F के बराबर हो जाएगा। और हम यहां से G की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हेनरी कैवेंडिश साहब थे, उन्होंने G की वैल्यू को फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था उन्होंने, तो उन्होंने एक सुग्राही तुला का उपयोग किया और सुग्राही तुला का उपयोग करके उन्होंने G की वैल्यू निकाली। तो किसका उपयोग किया था, सुग्राही तुला का। सुग्राही तुला से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने G की वैल्यू निकाली और जो कितनी निकल के आई, तो G की वैल्यू आई 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो G की वैल्यू है ये सभी जगह सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसमें जो G की वैल्यू सब जगह सेम है और ये नियम भी सार्वत्रिक है। यानी अगर हम कहें तो इस नियम का अभिप्राय क्या है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वस्तुएं बड़ी हो, चाहे वस्तुएं छोटी हो, चाहे खगोलीय हो या पार्थिव हो, यानी पृथ्वी पे है या अंतरिक्ष में है, कहीं भी है, सभी पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और उसमें जो G होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, पिंड बहुत छोटा होता है, तो हमें महसूस नहीं होता है कि हाँ ये हम पे बल लग रहा है। जब ये साइज का बढ़ता चला जाता है, पिंड का द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है, भार बढ़ता चला जाता है, तो उसकी ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है। यानी अगर हम इस बात को कहें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटी सी बॉडी है, स्मॉल बॉडीज अगर हमने ली है, तो उनके बीच में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगेगा। ऐसे ही अगर हमने एक लार्ज बॉडी ले ली जैसे कि अर्थ और एक छोटा पिंड ले लिया, तो उस पर क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लगेगा, हमें पता चलेगा, महसूस होगा। और अगर हम कहें बहुत बड़े दो ऑब्जेक्ट ले लिए, हमने अर्थ और सन ले लिया, पृथ्वी और सूरज ले लिए, तो उनके बीच में तो ग्रेविटेशन बहुत ही ज्यादा होगा। तो अगर आपको जानना हो कि जैसे मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा या सन और अर्थ के बीच में कितना लगेगा, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो हम लोग आपको, तो हम क्या करेंगे कि उस पर ग्रेविटेशन फोर्स निकाल के बताएंगे कितना लगता है। तो आप देखना कि कितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उसकी।
ठीक है, तो हम लोगों ने जो ऊपर एक चीज देखी थी क्या, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या है, जो उसकी दूरी है, ये वाली लाइन हम आपको दिखाएं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस बात को हम देखें, सिर्फ कौन सी बात को, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस बात को देखें। तो जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम। यानी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग का नियम भी कहते हैं। नियम के अनुसार क्या होता है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, 1/r² के। तो इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम। जैसे अगर समझे तो हम क्या कह रहे थे, अगर कोई पिंड है और वो पास में रखे हुए हैं और उनके बीच की दूरी अगर r है, तो वो क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमने उनकी दूरी को दुगना कर दिया तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का बल, तो 2r कर दिया सपोज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r² हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि अब कितना बल लगेगा, क्या चेंज आएगा उसमें, तो हम कह सकते हैं F'/F इज इक्वल टू 1/2r² डिवाइड बाई 1/r²। इम्प्लाइज दैट, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये 1/2r² डिवाइड मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा r², तो 2r का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये इज इक्वल टू 1/4r² इंटू r² से r² कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं F'/F इज इक्वल टू 1/4। तो F' यहां से कितना निकल के आएगा, F/4। यानी अगर हम उसके बीच की दूरी को 2 गुना कर दे तो जो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 1/4। यानी जितना पहले लग रहा होगा उसका 1/4 हिस्सा ही सिर्फ लगेगा। तो दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिलोम वर्ग का नियम। ये रिलेशन होता है दूरी में और उसमें। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। यानी अगर हम इस बात को ऐसे भी समझे, जी की इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर जी जो अभी लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, जी जो है, जी की जो वैल्यू है यानी एफ जो लग रहा है फोर्स, तो जी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जी का अगर हम 10 गुना बढ़ा दें अभी का, तो जो अर्थ की ग्रेविटी होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि जो फ्लो रहेंगे अर्थ में क्रैश हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, अपनी तरफ खींच लेगा इसको। और अगर हम इसी को इतना कम करते हैं, 10 टाइम कम कर दें अगर हम जी की वैल्यू को, तो क्या होगा, हम बिल्डिंग पे आसानी से कूद सकते हैं। यानी बिल्डिंग की हाइट हम आसानी से कूदेंगे, इतना फोर्स कम हो जाएगा। तो ये होती है जी की इंपॉर्टेंस। तो आई होप आपको कैपिटल जी के बारे में बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ में एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ को हम समझ लेते हैं, देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी जो क्या है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी क्या, कोई यानी पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो उसको हम कहते हैं आकर्षण बल। तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वस्तु के वेग में गुरुत्वीय बल तो लग ही रहा है, लेकिन जैसे वो उसको अब जैसे ये है ऊपर से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी हम डायग्राम को देखें, ये कोई भी पिंड है, ये ऊपर से गिर रहा है नीचे की तरफ और इसको ये अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो क्या हुआ, एक बल से आकर्षित कर रही है, तो ये बल में जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा अपनी तरफ खींचने पे लगातार, उसको हम कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कह रहे हैं, देखना, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि, यानी वस्तु जैसे पास आएगी दूरी कम होती चली जाएगी, और दूरी कम होती चली जाएगी तो उसको तेजी से अपनी तरफ खींच देगी, तो पास आने में कोई वस्तु में क्या होगा, वृद्धि होती चली जाएगी। तो यही वृद्धि जो हो रही है उसको हम कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं,
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार हम समझें, गति का दूसरा नियम क्या कह रहा था, F इजिकल टू एम ए क्या था हमारा एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या है ए की जगह पे g, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है, तो g की वजह से क्या हो गया, वस्तु पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, F इजिकल टू एम जी, यानी इतना बल कार्य करेगा, यानी ग्रेविटेशन तो उसको खींच रहा था अपनी तरफ, फिर कितनी तेज उसमें बदलाव आ रहा है, यानी उसने खींचा तो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, लेकिन इस खींचने में उसमें कितना बदलाव आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ये है, फिर ये डिस्टेंस बढ़ गई, फिर ये डिस्टेंस बढ़ गई, ये डिस्टेंस, ये जो बदलाव आ रहा है इसको हम कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम बात समझा सके तो समझे आप कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो चीजें हो गई हमारी, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन की वैल्यू हमने समझ ली थी, जो ग्रेविटी है यानी F इजिकल टू एम जी है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये होती है स्मॉल जी की वैल्यू। और कैपिटल जी की वैल्यू समझ गए, तो जी और कैपिटल जी में अंतर क्या हो गया कि जो कैपिटल जी है ये क्या है, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण बल है, जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को लग रहा है, जो उसमें मासेस है उसकी वजह से जो एक दूसरे को खींच रहे हैं वो उसका हो गया आकर्षण बल। जैसे अगर फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है दो ऑब्जेक्ट में, जैसे कोई बुक है, टेबल है, चेयर है, या किसी भी बिटवीन दो हैवी बॉडी है उनके बीच में अगर लग रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी क्या हो गया, वो जो हैवी बॉडी है, जैसे अर्थ हो गई, मून हो गया, सन हो गया, ये किसी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस में खींच रहे हैं जिस बल से, जो फोर्स हो गया, उसको हम कह रहे हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ये डिफरेंस होता है। फिर उसी से ये गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी बनता है, जो उसमें लगातार चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है, स्मॉल जी। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग अपने जो टॉपिक है उसकी भूमिका तो बन गई, अब हम उसको देखते हैं क्या है कि एक शुरू करते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, एम ई है, एम ई यानी मास ऑफ अर्थ, तो एम ई लिख दिया, मास यानी द्रव्यमान और किसका, तो अर्थ का। और पृथ्वी की त्रिज्या अगर आर ई है, जो रेडियस है उसकी वो क्या है, आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ है। और एक वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, यानी स्मॉल एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी है अपनी तरफ खींच रही है और वो पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो वस्तु पृथ्वी क्या करेगी, उस पर आकर्षण बल लगाएगी। कितना आकर्षण बल लगाएगी हमें पता है, कितना, F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इतना आकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये तो आकर्षण बल लगा रहा है, इस आकर्षण बल लगने के कारण उस पे कितना गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई कि आकर्षण बल तो लग रहा है, हम किसी को खींच रहे हैं, लेकिन इस खींचने के चक्कर में हम उसकी स्पीड में क्या इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, क्या गुरुत्वीय त्वरण उस पर लग रहा है, कितनी तेजी से उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी F इज इक्वल टू एम जी। ये तो दोनों बातें देखिए, क्या F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, और वही F इज इक्वल टू है एम जी के। तो अगर हम इन दोनों बात को कंबाइन कर दें तो कितना बढ़िया समीकरण बन के आता है, क्या कि एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो अब देखना, ये एम दोनों तरफ क्या है, पिंड का ही तो द्रव्यमान था, इसको हटा दिया क्योंकि दोनों तरफ है खत्म, क्या बन गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो देखो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल जी और स्मॉल जी, पिंड का द्रव्यमान तो खत्म हो गया, पिंड का द्रव्यमान तो है ही नहीं। तो इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्मॉल जी का मान है किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आई, आप आकाश में से पृथ्वी पर कुछ भी फेंकें, चाहे पत्थर चाहे छोटा सा फेदर पंख वगैरह, दोनों के वजन बहुत अंतर है। लेकिन अगर अर्थ के हमने वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी उसमें हमने एयर हटा दिया है, तो समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए हैं तो वे समान त्वरण से नीचे गिरेंगे, तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, यानी त्वरण के नीचे गिरने पर क्या होगा, एक साथ ही पृथ्वी पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि भारी वाली वस्तु पहले गिर जाए, बस शर्त क्या है
कि वायुमंडल का घर्षण नगण्य हो, यानी वायुमंडल में घर्षण नहीं होना चाहिए, तब हमारे वो एक साथ में गिरेंगे। जैसे देखिए यहां आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक हैमर, एक ये फेदर, ठीक है। तो देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, गैलीलियो। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बात बताई थी कि अगर एयर नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, तो क्या होगा कि अगर हम अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को नीचे गिराएं तो वो एक साथ ही पहुंचेगी। ये किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट दूसरे आए थे, उनका नाम था रॉबर्ट बॉयले। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध करके बताया। क्या किया इन्होंने, एक ग्लास ट्यूब का वैक्यूम पंप ले लिया। कौन सा पंप लिया, वैक्यूम पंप, ग्लास ट्यूब का वैक्यूम पंप यानी निर्वात में लिया, जिसमें कोई एयर का फ्रैक्शन नहीं था। इन्होंने उसमें क्या किया, एक फेदर और एक क्वाइन को एक साथ गिराया। हैमर की जगह पे क्या है, क्वाइन को गिराया। मान लो हमने हैमर पे गिरा रहा है, डिफरेंस क्लियर हो, तो क्वाइन को गिराया तो क्या देखा कि वो दोनों एक साथ नीचे पहुंचे। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि एक हल्का है एक भारी है तो हल्की वाली देर में आए, भारी वाली जल्दी आ जाएगी, ऐसा नहीं। क्या हुआ, एक साथ पहुंचे। जैसे अगर हम देखें ये एक और चीज, जैसे ये एक पैराशूट है, ये गिर रहा है ऊपर से, और एक पत्थर है ये भी गिर रहा है। तो पैराशूट में क्या है, ये घर्षण बल ज्यादा लग रहा है, और घर्षण बल लगने की वजह से क्या होगा, ये देर में नीचे आएगा। और पत्थर हमारा घर्षण तो इस पे भी लग रहा है लेकिन इस पे कम लग पा रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये तेजी से नीचे गिरेगा आके। तो ये होता है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की वजह से क्या डिफरेंस है, कि जो ग्रेविटी होती है हमारी, वो ग्रेविटेशन पे क्या है, जो द्रव्यमान है वस्तु को, उस पर डिपेंड नहीं करती है। बस क्या है हमारा वहां पे एटमॉस्फेयर यानी घर्षण बल नहीं होना चाहिए। अब घर्षण होता है, फ्रैक्शन लगता है, इस वजह से क्या है कि वो चीजें देर में आती है, जिसमें हमारा घर्षण की वजह से रुक पा रहे। जैसे पैराशूट में क्या है, घर्षण ही तो लग रहा है, इस वजह से वो देर में आ रहा, चट्टान एकदम से गिर गई। तो ये होता है हमारा जी और कैपिटल जी में रिलेशन। तो आई होप आपको यहाँ बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक की पूरी बात। अगर कोई भी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई या कुछ इसमें से एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको और जानना है तो आप बता सकते हैं, तो उसको हम और डिटेल में एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।